अब ये जो चैप्टर फेज डायग्राम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने की प्रयास करते हैं हम लोग। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, जो कि बहुत ही कॉमनली हम लोग किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर, मटेरियल साइंटिस्ट, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग भी इसको पढ़े हो, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, वो एक फेज डायग्राम ही है। फेज डायग्राम के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल साइंटिस्ट को एनाटॉमी को पढ़ना है। एनाटॉमी का मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, कहाँ हार्ट है, कहाँ लंग्स है, कहाँ लीवर है, कहाँ पैंक्रियाज है, कहाँ इंटेस्टाइन है, ये जानना जितनी जरूरी है, क्योंकि जब तक वो उसको नहीं जानेगा, उसी तरह लोग कहते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर को फेज डायग्राम जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग कार्य करते हैं मटेरियल के ऊपर, जैसे मोटे तौर पे हम लोग को पता है कि 3 फेज होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसियस, ये मोटे तौर पे है। लेकिन हम लोग उसी सॉलिड के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर बदल रहा है तो फेज बदलता है, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि फेज बदलने में क्या होता है, प्रॉपर्टी बदल जाता है। तो आप अगर किसी मटेरियल को यूज कर रहे हो, आप सोच रहे हो इसमें ये प्रॉपर्टी है, जबकि उसमें है नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आयरन आप यूज कर रहे हो, आप कह रहे हो आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन एक टेम्परेचर के बियॉन्ड आयरन इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब आप कोई चीज चिपका हुआ है, क्योंकि आयरन है, आप सोच रहे हो चिपक रहेगा, और टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा, ये गिर जाएगा, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। फेज डायग्राम जानना हमारी जरूरी है। फिर हमारा क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है, मेटल 42 प्रकार है, बाकी एलिमेंट भी हम लोग जो है जितना जानते हैं 108, 112 जो भी है, इतने के अंदर नहीं है मटेरियल। बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे मटेरियल। ये मटेरियल सब क्या किया हमने, एलॉय किया, कंपोजिट मटेरियल बनाया, मेटल को नॉन मेटल से मिलाया, इस तरह की। ये तभी संभव है जब आप फेज के बारे में ज्ञान हो, क्योंकि मिलाओगे जब तो फेज की मिलना जरूरी है। वो चाहे केमिकली मिले या कोहेसिव और एडिसिव फोर्स से मिले, लेकिन मिलना जरूरी है। और तो फेज की ज्ञान होना जरूरी है। तो हम लोग फेज डायग्राम से समझने की प्रयास करेंगे। ये फेज डायग्राम क्या क्या है, इट इज ए मैप मतलब नक्शा, रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप between different phases, of a system in equilibrium. As a function temperature, pressure and composition. यानी फेज डायग्राम क्या है, ये एक नक्शा क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट फेज का रिलेशनशिप क्या है ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम है इन इक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब जो भी है उस कंडीशन में वो हमेशा वही रहेगा, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो इन इक्विलिब्रियम एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। कभी कभी इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कोई यहां पर बैलेंस क्या हुआ है, तो ये कंडीशन जब तक रहेगा उसका वो एंगल उसी प्रकार की वो वही रहेगा, दैट इज इक्विलिब्रियम। लोग कहते हैं फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, जब सारे कंपोनेंट निकाल लेते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देते हैं, उसका नेट या रिजल्टेंट 0 हो जाता है, हम लोग कहते हैं इन इक्विलिब्रियम। सो इन इक्विलिब्रियम एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एक फैक्टर, प्रेशर दूसरा फैक्टर एंड कंपोजिशन तीसरा फैक्टर। तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर फैक्टर होते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर है। जो कंपोजिशन होता है वो उसके अंदर का है।
तो इसी को हम लोग कहते हैं फेज डायग्राम। और इसको समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स फेज रूल, इसके द्वारा हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। गिब्स फेज रूल, गिब्स साहब ने इसके ऊपर काफी वर्क किया और उन्होंने एक रूल दिया, उसको कहते हैं F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ये उसे गिब्स साहब ने जो दिया था वो दिया था F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस N। बाद में ये n को 2 में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि वो n एक्सटर्नल फैक्टर थे और एक्सटर्नल फैक्टर दो ही है, टेम्परेचर और प्रेशर। उसी को लेके हम लोग, क्योंकि जब इस समय काम करते रहते हैं उस समय टाइम फैक्टर को नहीं लेते हैं, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होता है जब काम करते हैं। तो इसीलिए गिब्स फेज रूल में F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब ये C P F क्या होता है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, P नंबर ऑफ फेजेस। ये इनका मतलब है। F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस। अब ये तीनों को समझने की प्रयास करते हैं। फेज क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मोटे तौर पे हम लोग 3 फेज को जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सॉलिड के अंदर भी बहुत सारे फेजेस हो सकते हैं, लिक्विड के अंदर बहुत सारे फेजेस हो सकता है। तो फेज एक्चुअली क्या है, आप कहेंगे ये एक फेज है, ये एक फेज है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रयागराज में संगम में जाते हैं तो कहते हैं ये गंगा का पानी है, ये यमुना का पानी है। कैसे पता चला ये गंगा का, ये यमुना का? एक अलग है, यानी जहां तक वो सेम है वो एक फेज है। यानी ये कहते हैं फेज केमिकली होमोजीनियस। आप चीनी मिलाइए, जैसे ही आपने पानी में डाला उस समय आप कह सकते हो कि वो देखो चीनी है, ये देखो पानी है। इन कुछ देर के बाद जब वो घुल जाए, अब आप बताइए कहाँ चीनी है कहाँ पानी है, नहीं बता सकते, क्योंकि ये केमिकली होमोजीनियस हो गया, हर जगह में एक जैसा हो गया। फिर अगर अलग अलग फेज है तो वो मैकेनिकली, केमिकली होमोजीनियस, मैकेनिकली सेपरेबल, एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट। फिजिकली डिस्टिंक्ट यानी फेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये केमिकली होमोजीनियस होगा। एक फेज मतलब वो केमिकली होमोजीनियस, दूसरों से अलग होगा, मैकेनिकली सेपरेबल है, अलग करना चाहते हैं कर सकते हैं, एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट है, आप देखने से अलग लगेगा, फिजिकली अलग अलग है। अगर आप दूध है, दूध में आप छेना फाड़िए, शुरू में दूध में कहाँ छेना है कितना है नहीं पता, धीरे धीरे छेना जब निकलना शुरू करता है तो आप देख पाते हो कि अलग फेज आ गया, फिजिकली डिस्टिंक्ट है। आप उसको अलग कर सकते हो, छान के आप अलग कर देते हो, जो निकल जाता है उसको दूध तो नहीं कहते हैं, लेकिन वो पानी है, लिक्विड है, जो कि दूध भी लिक्विड था। तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल और केमिकली होमोजीनियस हो गया, तो इसको हम लोग फेज कहते हैं। अब आप सोचिए गैस की केस ली, गैस में मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे, बहुत सी चीजें तो हमको पता भी नहीं है, लेकिन ये सब केमिकली होमोजेनियस है। आप नहीं कह सकते हो ये देखो ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कभी कभी जब ऑटो वगैरह धुआं फेंकते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो धुआं दिखाई पड़ता है काला काला,
लेकिन फिर वो मिक्स हो जाता है। डीजल इंजन जा रहा है, धुआं फेंक रहा है, दिखाई पड़ता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप कहीं कहाँ धुआं दिखाओ, नहीं दिखा सकते, मिल गया। तो गैस की केस में वो सिंगल फेज है, चाहे कितने कंपोनेंट क्यों ना हो, कितने एलिमेंट क्यों ना हो, गैस इज ऑलवेज ए सिंगल फेज। आप अलग नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि हियर इज ऑक्सीजन, हियर इज नाइट्रोजन, हियर, ऐसा होता तो फिर हम लोग जब ऑक्सीजन हमारे नाक के पास आए तब तेजी से खींचते कि भैया ऑक्सीजन, अब अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड पास में ज्यादा है तो मत खींचो, ऐसा हो नहीं पाता है। तो गैस आर सिंगल फेज। लेकिन अगर लिक्विड का बात करो तो लिक्विड में अगर सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, चीनी मिला दिए हो, अब अलग करना मुश्किल है कि कहां चीनी है कहां पानी है, नहीं, मिल गया। तो लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें चाहे कितने कंपोनेंट हो, कितने एलिमेंट हो, वो सिंगल फेज है। लेकिन अगर लिक्विड का कहीं मिक्सचर है, जैसे कड़वा तेल पानी में गिर गया तो वो दिखाई पड़ता है, मिलता नहीं है, अलग दिखाई पड़ता है। कड़वा तेल पड़ गया, पहले जैसे नदी तालाब में लोग नहाते थे, अब तो नदी तालाब अब पता नहीं, अब तो पिक्चरों में दिखना पड़ता है। तो वहां पर नहाते समय तेल लगा के, जैसे जाड़ा आ रहा है, सर पे कड़वा तेल लगाना चाहिए, बदन में लगाना चाहिए, एकदम रेजिस्टेंट टू एनवायरनमेंट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग लगाते नहीं है, सोचते हैं यार बदबू करेगा, ये करेगा। लेकिन लोग पहले होता था तेल लेके अंदर घुस गए, सर पे लगाते लगाते गिर गया तो उठा के फिर ऐसे छान के फिर लगा लेते। कड़वा तेल अलग रहता है, मैकेनिकली सेपरेबल, फिजिकली डिस्टिंक्ट। वो अपना तेल केमिकली होमोजीनियस, वाटर केमिकली होमोजीनियस। तो लिक्विड मिक्सचर मल्टीफेज, सिंगल फेज में। गैस कितने भी हो वो सिंगल फेज। लिक्विड डिपेंड करता है सॉल्यूशन है कि मिक्सचर है, मिक्सचर है तो मल्टीफेज, सॉल्यूशन है तो सिंगल फेज। और सॉलिड में जब आएंगे, अगर लैटिस स्ट्रक्चर सेम है तो वो सिंगल फेज, लैटिस स्ट्रक्चर में बदलाव आया तो मल्टीफेज हो गया या दूसरा फेज आ गया। तो सॉलिड में आप देखोगे कि सिंगल फेज भी संभव है और मल्टी फेज भी संभव है। दिस इज व्हाट इज द फेज। दूसरा आता है हम लोग कंपोनेंट। कंपोनेंट्स क्या है? वो जो सिस्टम जिस केमिकली इंडिपेंडेंट स्पीशीज से बना है उसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट। इंडिपेंडेंट, केमिकली इंडिपेंडेंट स्पीशीज। ये है कंपोनेंट, इज नोन है कंपोनेंट। ये एटम हो सकते हैं, इसमें भी एटम, में भी आयन, में भी मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता। यानी ये आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं H2O। क्या होता है H2O? मोटे तौर पे आप किसी से पूछे व्हाट इज H2O, कहेगा वाटर। नहीं, ये सही नहीं है। H2O का लिक्विड फेज वाटर है, H2O का सॉलिड फेज आइस है, H2O का गैसियस फेज वेपर है। तो वाटर इज नॉट H2O। तो वाटर का कंपोनेंट H2O। ये हम नहीं कहेंगे कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम है, नहीं, कंपोनेंट एक है, H2O मॉलिक्यूल इज कंपोनेंट। आप उससे ऑक्सीजन को उससे अलग नहीं कर सकते हो, नहीं तो पानी में डूब के आदमी मरता क्यों है भाई? ये तो कहता ना कि सांस रुक गया, काहे रुक गया सांस, इतना ऑक्सीजन था, आप समुद्र में डुबकी मारे थे,
तो भरमार ऑक्सीजन था तो लेते रहते, तो महीना भर के बाद निकलते। आपको महान संत माना जाता है कि 1 महीना समुद्र के अंदर रह के आ रहे हैं। नहीं साहब, आप नहीं ले सकते। मछली को अलग भगवान बनाए, हमारे लिए H2O इज द सिंगल कंपोनेंट ऑफ वाटर, H2O इज द सिंगल कंपोनेंट ऑफ आइस, H2O इज द सिंगल कंपोनेंट ऑफ वेपर। उनमें और वेपर हैं तो अलग बात है, और व्हाट लिक्विड मिला हुआ है वो अलग कंपोनेंट है, बट H2O। उसी तरह हम लोग एक उसमें यूज करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, सिरेमिक मटेरियल क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम का साइज है, हो सकता है क्या, तो Cr2 होता है, Cr2 होती है। यहां पर अगर देखिए इस सिरेमिक मटेरियल में आप 3 कंपोनेंट नहीं कहेंगे कि एल्युमिनियम एक कंपोनेंट है, ऑक्सीजन एक कंपोनेंट है, क्रोमियम नहीं, इनमें 2 कंपोनेंट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, 2 ही कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट इज, अब ये कंपोनेंट को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसकी कंपोजिशन से रिप्रेजेंट, यानी क्या क्या मिला है, कितना मिला है, क्या क्या मिला है कंपोनेंट है, लेकिन रिप्रेजेंट करेंगे कितने कितने मिला है कंपोजिशन से। ये कंपोजिशन हो सकता है बाय वेट हो, ये कंपोजिशन हो सकता है बाय वॉल्यूम हो, कि इतने इतने से मिल रहा है। जैसे आप खीर बनाना है तो इतना % चावल रहेगा, इतना % दूध रहेगा, इतना % चीनी रहेगा। ये तो जब भी हम सिस्टम को बनाते हैं, कंपोनेंट को मिलाते हैं, तो उनको कंपोजिशन वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो कंपोजिशन वेरिएबल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसमें C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना है तो कितनी कंपोनेंट वेरिएबल या कंपोजिशन वेरिएबल को बताना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट C है, तो कितने कंपोनेंट वेरिएबल या कंपोजिशन वेरिएबल को बताना पड़ेगा ताकि हमारा सिस्टम डिफाइन हो जाए। यानी C नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो क्या C बताना पड़ेगा 1 2 3 4 करके C तक, या कितना बताना पड़ेगा। तो जो वेरिएबल है वो कितना, हम कितने नंबर ऑफ वेरिएबल को डिफाइन करें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब मैं खीर का लिया तो कितनी मिल्क, कितनी शुगर, कितनी राइस, मान लीजिए ऐसे ही। अब इसमें काजू किशमिश मत मिलाइए, एक ऐसे ही गरीबों का खीर बनाते हैं, मिल्क शुगर राइस। तो आपको अगर मैं कहूं कि भैया ये कितना करके होगा आप बताइए, तो आपको कितने का बताना पड़ेगा, सभी का, कि मिल्क 50%, शुगर 40%, राइस 10%, ऐसा बताना पड़ेगा, या मिल्क 60%, शुगर 30%, राइस 10%, ऐसा बताना पड़ेगा। या आपको कोई 2 बता दीजिए, मिल्क 60%, शुगर 30%, तो राइस को बताने की जरूरत है क्या। राइस आपने 10%, मिल्क आपने 60% बता दिया, तो शुगर को बताने की जरूरत है क्या। शुगर आपने बता दिया, राइस बता दिया, मिल्क को बताने की जरूरत है क्या, नहीं। यानी जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है उससे एक कम, क्योंकि जो आखिरी वाला है वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सबको मिला दो, 1 से माइनस कर दो, 100 से माइनस कर दो तो परसेंटेज में, 1 से माइनस कर दो तो फ्रैक्शन में मिल जाएगा। यानी टोटल वेरिएबल अगर आप देखें, टोटल वेरिएबल अगर आप देखें तो आपको टोटल वेरिएबल, कंपोनेंट वेरिएबल, अगर आप टोटल टोटल कंपोनेंट वेरिएबल अगर ले तो कितना हो जाएगा, C माइनस, C है टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, और वेरिएबल कितने हमको चाहिए, C माइनस 1। अब अगर इनमें 2 एक्सटर्नल वेरिएबल को मिला दें, यानी टेम्परेचर और प्रेशर को, तो आप ये हो जाएगा C माइनस 1 प्लस 2। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल
अब देखिए, जो आपने C-1 कहा वो एक फेज में जब था, लेकिन अगर फेज P है, P नंबर ऑफ फेज है, ऐसे समझो, मान लो आप शुरू में कुछ मिलाए, खिचड़ी में कुछ डाले, अब जब वो उबलना शुरू करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो उनका जो कंपोनेंट्स है, उनका जो कंपोजिशन है वो बदलेगा। एक बार कहता ना बड़ा पतला है यार, दाल को थोड़ा उबाल दो, क्या होगा, पानी कुछ निकल जाएगा, तो कंपोजिशन बदलेगा दाल और वाटर की। तो अगर एक फेज में है तो उसका टोटल कंपोनेंट वेरिएबल हो गया C-1, बट P नंबर ऑफ फेज अगर है तो टोटल कंपोनेंट वेरिएबल हो जाएगा P इंटू C-1, यानी टोटल कंपोनेंट वेरिएबल इन P फेज इज इक्वल टू P इंटू C-, अब इनमें अगर हम दो एक्सटर्नल वेरिएबल को मिला लें, टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये हो जाएगा टोटल वेरिएबल ऑफ सिस्टम। टोटल वेरिएबल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू P इंटू C-1 प्लस, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम, P इंटू C-1 प्लस 2। अब ये जो टोटल वेरिएबल है, इनमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सभी इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ डिपेंडेंट है, कुछ इंडिपेंडेंट है। जो टोटल वेरिएबल है वो, उनमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, F। टोटल नंबर ऑफ F, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम उस सिस्टम का कितना होगा, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। टोटल वेरिएबल हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए थोड़ा एक एग्जांपल है, समझने के लिए एकदम सही है, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो सही है। नमक आप कितना डालेंगे वो डिपेंड करता है सब्जी कितनी है, यानी नमक इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्जी, सब्जी इज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ, आई मीन अमाउंट ऑफ नमक। आप ये नहीं कहोगे इतनी नमक है इसलिए इतनी सब्जी, ऐसा कभी होता नहीं है। नमक पहले तय करके फिर सब्जी तय करते हैं, नहीं, सब्जी तय हो जाता है कि इतना सब्जी, हमने आधा किलो सब्जी काटा है, मिला उला के इतनी नमक। इसलिए वो जो कुकिंग वाले बताते हैं ना, नमक टेस्ट के हिसाब, यानी ये डिपेंडेंट है। तो वही टोटल वेरिएबल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हीं को कहते हैं। यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा आपका, क्योंकि आप मैकेनिक्स से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिग्री ऑफ फ्रीडम मानते हैं कि स्पेस में वो कितने डायरेक्शन में घूम सकता है। नॉर्मली वो किसी से पूछा जाए तो वो 6 कहता है, वास्तव में 6 नहीं 12 है। 6 लीनियर है और 6 एंगुलर है, ऐसे कंबाइंड होके पहुंच जाती है, न्यूमरस नंबर हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली 12 है। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव, जेड एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स एक्सिस में क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज, वाई में एंटी क्लॉकवाइज, वाई में क्लॉकवाइज, जेड में क्लॉकवाइज, जेड में एंटी क्लॉकवाइज, ये मिला के 12 होते हैं। और हम जो यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, वो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जितना हमें चाहिए
उतने के अलावा बाकी को रोक देते। जैसे ये पंखा जेड एक्सिस में क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी इसकी 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने रोक दिया है अपने कार्य के लिए। तो वो अलग चीज है, वो मैकेनिक्स का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो हम लोग बनाए। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये नेचर का है, कोई सिस्टम बन रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर आप याद करिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने इक्वेशन लिखा था गिब्स फेज रूल में, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1, और टोटल वेरिएबल हमने लिखा टोटल वेरिएबल की इक्वल पी इंटू सी माइनस 1 प्लस 2। अब ये जो टोटल वेरिएबल इंडिपेंडेंट, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम टोटल वेरिएबल के बराबर हो सकता है। यानी एक सिस्टम में जितने वेरिएबल है, मान लीजिए 5 वेरिएबल है, पांचों इंडिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, इट कैनॉट मोर देन दैट। किसी के घर में 4 बच्चे हैं, चारों इंडिपेंडेंट है, हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर में 4 बच्चे हैं, 5 इंडिपेंडेंट है, ये पांचवा कहां से आया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू द टोटल वेरिएबल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जानने की प्रयास करते हैं या जानते हैं, क्या है, अगर आपका फेज 1 है, यानी सिस्टम में कंपोनेंट चाहे कितना हो, फेज 1 है, यानी कंपोनेंट बहुत है, लेकिन वो सब केमिकली होमोजीनियस है, फिजिकली डिस्टिंक्ट एक दूसरे से नहीं है, मैकेनिकली उनको सेपरेबल नहीं कर सकते, यानी फेज 1 है। इफ पेज 1, एक नया पेज लेते हैं, इंटरेस्टिंग चीज है, प्रयास करिए जानने के लिए। इफ P इज 1, तो टोटल वेरिएबल क्या होगा, टोटल वेरिएबल इज इक्वल टू P इंटू सी माइनस 1 प्लस 2। P 1 हो गया तो दिस इक्वल टू C माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू C प्लस 1, यानी टोटल वेरिएबल हो गया C प्लस 1। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। गिब्स साहब के हिसाब से ये भी हो गया C माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू C प्लस 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल वेरिएबल दोनों बराबर हो गए। कहने का मतलब है अगर सिंगल फेज में है तो टोटल वेरिएबल और डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों बराबर हैं, यानी जितने वेरिएबल हैं सब इंडिपेंडेंट हैं, प्रोवाइडेड सिस्टम इज इन सिंगल फेज। इसको ध्यान दो, सिस्टम अगर सिंगल फेज में है तो जितने वेरिएबल हैं सिस्टम में, सबके सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब एक के बढ़ने से दूसरे के बढ़ना घटना कोई जरूरी नहीं है, वो बढ़ता है घटता है वो उसका है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर डिपेंडेंट होता और अगर बढ़ना जरूरी है तो बढ़ता, घटना जरूरी है तो घटता, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर फेज बढ़ गया, इफ द P इज इक्वल टू 2, तो टोटल वेरिएबल देखो क्या हो गया, P इंटू सी माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू सी माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2C माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2C 2 और 2C is greater than C plus 1 if C is not equal to 1। अगर सिंगल कंपोनेंट का वो नहीं है तो 2C is always greater than C, क्योंकि C will be in integer, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर में होगा। तो 2C is always greater than C plus 1 if C is not equal to 1। यानी सिंगल कंपोनेंट का अगर सिस्टम नहीं है तो जैसे ही फेज आप बढ़ाओगे, एक से ज्यादा फेज में आ जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल बढ़ जाएगा। देखो व्हाट अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 इज इक्वल टू C माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू C एंड इट इज लेस देन C प्लस 1। सिंगल फेज में जब था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा था C प्लस 1, लेकिन जब 2 फेज में आ गया, फेज 2 हो गए हैं उसमें सिस्टम में, तो
डिग्री ऑफ फ्रीडम सी हो गया जो कि सी प्लस 1 से कम है। इसका मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम घट गया, टोटल वेरिएबल बढ़ गया। टोटल वेरिएबल बढ़ गया है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम घट गया। अगर इफ आप p इक्वल टू 3 लिखोगे, एक और करके देखो, इफ p इक्वल टू 3 देन टोटल वेरिएबल इज इक्वल टू 3 इंटू सी माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू सी प्लस 1, नहीं 3c प्लस 1। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू सी माइनस p प्लस 2 इज इक्वल टू सी माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू सी माइनस 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम और घट गया, यानी टोटल वेरिएबल बढ़ता जाता है जब नंबर ऑफ फेज बढ़ता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम घटता जाता है जब नंबर ऑफ फेज बढ़ता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम घटते घटते कहां तक घट सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम घटते घटते 0 हो सकता है, यानी जितने भी वेरिएबल हैं कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, यहां तक हो सकता है। यानी फेजेस को जब आप बढ़ा रहे हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम घट रहा है, तो ये जब 0 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब उसके ऊपर आप फेज नहीं बढ़ा सकते हो। यानी किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम फेज कितना हो सकता है वो डिपेंड करेगा जब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे हम लोग आइस, वाटर और वेपर एक जगह में इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, उसको टॉर्सियरी पॉइंट कहते हैं। आइस, वाटर और वेपर हो सकते हैं, सुपर वेपर नहीं आ सकता है। 4 कंपोनेंट नहीं आ सकते, 3 ही कंपोनेंट आ सकते हैं, ये सॉरी 3 ही फेज आ सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट 1 है। अगर कंपोनेंट 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट, सॉरी अगर फेज 1 है, सॉरी अगर सिंगल कंपोनेंट का है तो मैक्सिमम फेज 3 हो सकते हैं। सिंगल कंपोनेंट का है तो मैक्सिमम फेज 3 हो सकता है। हम उसका देख सकते हैं मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली। p इज इक्वल टू 1, सॉरी c इज इक्वल टू 1, कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 है, c इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कितना हो सकता है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कब होगा, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। f इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या c इज इक्वल टू 1 है, c माइनस p प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इंडिकेट दैट p इज इक्वल टू 3। यानी नंबर ऑफ फेजेस कितने हो सकते हैं, 3। बर्फ हो सकता है, पानी हो सकता है, वेपर हो सकता है, और कोई फेज नहीं ला सकते, सुपर वेपर नहीं ला सकते, जैसे लाएंगे आइस गायब हो जाए। सिंगल कंपोनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज इज 3। उसी तरह अगर आप कंपोनेंट 2 ले लो, 2 कंपोनेंट का है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कितना होगा, फिर उसी फॉर्मूला में लगा लो, f इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, c 2 है, 2 माइनस पी प्लस 2 इज इंडिकेट दैट p इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ फेज 4 हो सकते हैं अगर 2 है, उसी तरह 3 है। ये इस तरह से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कितना हो सकता है। अगर आपकी कंपोनेंट 1 है, 2 है, 3 है, 2 है तो 4 है, 1 है तो 3 है, 3 है तो 5 है, 2 बढ़ जाएगा ये नंबर। अब दूसरी चीज जो मैंने कहा था कि जैसे ही नंबर ऑफ फेज बढ़ता है डिग्री ऑफ फ्रीडम घट जाता है, टोटल वेरिएबल बढ़ जाता है, और ये हमारी जिंदगी का खेल है। अब याद करके बचपन में आप सोचे थे कि थोड़ा बड़ा हो जाए, भैया इतना बड़ा हो जाए, मजा आ जाएगा, भैया का मजा है। फिर आप थोड़ा बड़ा हो गए, फिर आप सोचे कि नौकरी लग जाए, या आप इंजीनियरिंग कर ले, या शादी कर ले। इस तरह आपके नंबर ऑफ एजेस बढ़ रहा है। पहले आप केवल बेटा थे, अब पति बन गए, फिर बाप बन गए, पेज बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंसी घट रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम हो गए। इसलिए एक गाना हिंदी में, कोई लौटा दे मेरा पिता हुआ कल, बचपन वापस कर दो। हमारे जैसे उम्र के लोग सब ये व्हाट्सएप में डालते हैं, काश हम बच्चे होते,
क्यों, जब बच्चे थे तब तो भगवान से प्रार्थना कर जल्दी बड़ा कर दो, नौकरी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आप तभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका होगा, नहीं तो डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने के लिए सिंगल फेज में रहिए। सिंगल फेज में क्या मतलब है, आप में अंदर से कोई परिवर्तन नहीं होना, सिंगल होमोजीनियस, तो आपका सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। जब आप हेट्रोजीनियस हो जाओगे, जब आपका वो सब फेज कई हो जाएंगे, आजकल क्या है पता नहीं कितने, आप जिनको कहते हो ना ये बड़ा सुखी होगा, कभी किसी नेता दबंग को देख के आपको लगता है बड़ा मस्त है यार, बड़ा खुश होगा, रहिए उसके साथ 24 घंटे। आप कहेंगे ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मेरी जिंदगी, क्योंकि वो सब मल्टी फेज में है। और जहां मल्टी फेज में है डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल घट जाता है। कई बार जो बहुत सारे सेलिब्रिटी होते हैं, अब तो खैर सेलिब्रिटी का डेफिनेशन बदल रहा है, नहीं तो वो लोग कहते हैं हमारी कोई इंडिपेंडेंसी है नहीं, हम रास्ते में खड़े हो गए गोलगप्पा नहीं खा सकते हैं, पैदल चल नहीं सकते हैं, नंबर ऑफ एजेस बदल गया, बढ़ गया, तो इंडिपेंडेंस हट गया, डिपेंडेंसी बढ़ गया। इसीलिए इंसान को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान के अंदर कितने मुखौटे हैं पता नहीं, एक मुखौटा का होना जैसा है आप। कई बार लोग कहते हैं अरे सर मेरे अंदर वाला बात आप जान लेना तो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? मैं बहुत लोभी हूं, मैं बहुत धूर्त हूं, मैं बहुत चालाक हूं, मैं दूसरों की चीजों पे नजर रखता हूं, ये वो, ये आपकी ओरिजिनल नहीं है। हमने कहा था प्राइमरी बॉन्डेड आप रहिए, प्राइमरीली सच्चिदानंद हैं आप, प्राइमरीली आप में नहीं है। इसीलिए ओशो ने कहा था कि सबसे बढ़िया दिन जिंदगी का कौन सा है, तो मौत के एक दिन पर। किसी ने पूछा कि तो गजब बोल दिया, पता कैसे चलेगी कि मौत का पहला दिन कौन है? तो इसीलिए तो हर दिन को मौत के पहला दिन सोचो। मौत जब सामने खड़ा होता है ना, तब वो सब पैसा बटोरना, इसको धोखा देना, उसका जमीन हड़पना, उससे छिड़कानी करना, इसको झूठ बोलना, ये सब कुछ नहीं है। मौत सामने हो, मैंने एक बार देखा था एक मर्डरर आया था मर्डर करने और उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया, तो वो किस तरह मतलब कि मिन्नतें कर रहा था, किस तरह गिड़गिड़ा रहा था। तो आप हर दिन करिए ना, आप रहिए। और अगर आपके अंदर लोभ है तो ये आप मूल में जाएंगे तो देखेंगे आप में लोभ नहीं है, आपका मन में लोभ है, आपकी जीवा में लोभ है। उनको वहीं से खत्म करने की प्रयास करिए। 1 किलो मिठाई के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी 1 किलो मिठाई के बाद खत्म हो जाएगा? कॉलेजों में पूजा वूजा होता है तो लोग सोचते हैं कि 5 मिठाई और ले लें, खत्म, और जिंदगी में मिठाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी हैसियत ये 5 मिठाई की है ही नहीं, आपकी हैसियत बहुत ज्यादा है, ये 5 मिठाई के लिए क्यों झूठ बोल रहे हो? तो आप अपने आप को, नंबर ऑफ एज बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल बढ़ेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम घटेगा, और घटते घटते डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 0 हो सकता है। यानी किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर फिक्स हो गए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कितना संभव है वो तय हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं। इसकी इस्तेमाल हम लोग एलोइंग में, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला रहे हैं, इनमें काम आता है कि कितने नंबर ऑफ फेज संभव है, उससे ज्यादा संभव नहीं है, नेचर नहीं कर। तो दिस इज द गिब्स फेज रूल, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। अब सिंगल कंपोनेंट का एक मैं फेज डायग्राम स्टडी करेंगे आज। सिंगल कंपोनेंट, यानी हम आयरन को ले रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा, मैंने आपको कहा था कि इसी मेटल को ज्यादा। तो आयरन की अगर फेज डायग्राम आप देखें तो क्योंकि ये सिंगल कंपोनेंट है, इसका मतलब है इसके कंपोजिशन वेरिएबल क्या हो जाएगा? ये कंपोजिशन वेरिएबल 0 नहीं होगा, कंपोजिशन वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। यानी केवल आयरन है तो चाहे जितनी मात्रा में रहे वो 100% है, एक है।
इतनी सी आयरन है तो भी उसकी कंपोजिशन वेरिएबल 100% है। इतना है, पहाड़ है तो भी सिंगल कंपोनेंट है तो कंपोजिशन वेरिएबल फिक्स हो गया, जीरो नहीं है। इंटरव्यू में कई बार जल्दी में पूछते हैं, लोग कह देते हैं जीरो, नहीं। तो इसका मतलब है केवल दो वेरिएबल और रह गया, कंपोजिशन वेरिएबल अगर हट गया तो टेम्परेचर और प्रेशर। तो हम लोग एक्स एक्सिस में प्रेशर को लिए और वाई एक्सिस में हमने टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादातर डिग्री केल्विन में साइंस और इंजीनियरिंग में लेते हैं, लेकिन यहाँ डिग्री। तो यहां पर आप देखेंगे 910 डिग्री तक बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड, इसलिए मैंने कहा था बीसीसी में आयरन 910 तक। इसको हम लोग कहते हैं अल्फा आयरन। एक नाम दिए हैं, एक फेज का नाम दिए हैं अल्फा, पहला फेज मान के अल्फा आयरन। 910 से लेके 1400 तक, ये 910 तक, ये बीसीसी, यहां से लेके 1400 तक ये बीसीसी स्ट्रक्चर एफसीसी में बदल गया और इसको कहते हैं गामा आयरन। और यहां से लेके मेल्टिंग तक 1539 करीब, मेल्टिंग 1539, ये प्योर आयरन की हम बात कर रहे हैं। फिर ये बीसीसी हो जाता है और इसको कहते हैं डेल्टा आयरन। यानी आयरन का 3 फेज है, 910 तक। इसको भी थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 910 डिग्री तक अल्फा आयरन, 910 तक ये बीसीसी है, अल्फा आयरन बीसीसी से। फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल गया, दूसरा फेज आ गया तो उसको हम लोग कहते हैं एफसीसी, गामा आयरन, फिर बीसीसी, डेल्टा आयरन। लेकिन ये यहां पर ओरिजिन में टेम्परेचर जीरो हो सकता है लेकिन प्रेशर जीरो नहीं है। जीरो प्रेशर में क्या होगा पता नहीं, तो जीरो प्रेशर नहीं है, प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो ये इस तरह हो जाए, ये कर्व इधर झुक रहा है। क्या मतलब है? यानी नॉर्मल प्रेशर में तो 910 डिग्री में अल्फा गामा में परिवर्तित होता है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने में उससे कम टेम्परेचर, जैसे प्रेशर इतना है, ये टेम्परेचर है जिसमें कि अल्फा गामा में बदल रहा है। यानी प्रेशर बढ़ाने से अल्फा गामा में कम टेम्परेचर में बदल जाता है। और यहां पर एक पॉइंट आता है जहां पर यहां एक और आयरन आता है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट, जिसको एप्सिलॉन आयरन कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर एससीपी होता है। एप्सिलॉन आयरन, इसका स्ट्रक्चर होता है एससीपी। उसी तरह जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये जो होगा ये ऐसा हो जाए। इसके ऊपर है लिक्विड आयरन। यानी अगर आप प्रेशर को बढ़ा दिए, अल्फा आयरन तो कम टेम्परेचर में डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पहले गामा डेल्टा में होगा, फिर डेल्टा से लिक्विड होगा। एक प्रेशर के पास गामा फिर डेल्टा में जाएगा ही नहीं, सीधा लिक्विड में चला जाएगा। यानी मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। गामा का डेल्टा में परिवर्तित होने की वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। डेल्टा का लिक्विड में कन्वर्ट होने की थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ये थोड़ा तेजी से बढ़ता है, ये थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा। यानी अगर आप प्रेशर को बढ़ा दीजिए तो मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आयरन बढ़ जाता है। ये इस ग्राफ से समझ में आता है। अब देखिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को, क्योंकि कंपोनेंट 1 है और सिंगल फेज है, मान लीजिए यहां आप हैं, यहां पर है, इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है। इसका अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो F इज सी माइनस पी प्लस 2, और C हो गया कंपोनेंट 1 है, P 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2।
जब सिंगल फेज में है, यहां तक अल्फा आयरन है तो सिंगल फेज है, कंपोनेंट एक है, आयरन है, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर को बढ़ाया यहां तक और प्रेशर को नहीं बढ़ाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अल्फा आयरन में ही रहेगा। यहां था तो भी अल्फा आयरन, यहां था तो भी अल्फा आयरन। यानी कहने का मतलब है आप टेम्परेचर को बढ़ाइए, प्रेशर को बढ़ाइए, घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना बढ़ाइए, कुछ ना करिए तो भी वहीं रहेगा। आप बोलिए प्रेशर को आप कहेंगे भाई यहां था, हम यहां तक ले आएंगे, ले जाइए, फिर भी वो अल्फा में रहेगा। यानी प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर एक वेरिएबल है, प्रेशर एक वेरिएबल है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 2। लेकिन अगर आप बाउंड्री में हो, सपोज यू आर ऑन बाउंड्री, मान लीजिए यही है, तो यहां पर 2 फेज है, अल्फा भी है, डेल्टा भी। इसके ऊपर डेल्टा है, इसके नीचे अल्फा है, लेकिन यहां पर अल्फा और डेल्टा दोनों, यानी 2 फेज है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालेंगे बाउंड्री पे, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, सी इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि फेज 2 हो गए, अल्फा और डेल्टा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। क्या मतलब है, टेम्परेचर अगर आप बदल रहे हैं तो प्रेशर बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो उस फेज में नहीं रहेगा। उस फेज में मतलब इस समय वो 2 फेज में है, बाइनरी फेज में है। मान लीजिए आपने टेम्परेचर को यहां बढ़ा दिया, यहां तक बढ़ा, अगर आप प्रेशर को नहीं बढ़ा कुछ कर रहे हो तो वो यहां चला आएगा, यानी डेल्टा में चला जाएगा, जबकि डेल्टा अल्फा में था, डेल्टा में चला जाएगा। आप मान लीजिए घटा दिए टेम्परेचर और आपने उसको प्रेशर को कुछ नहीं किया तो वो अल्फा में आ जाएगा। यानी अगर आप चाहते हो कि ये वही अल्फा डेल्टा में रहे तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाए प्रेशर को घटाना पड़ेगा, जैसे ही आपने टेम्परेचर को घटाया प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके वो बाउंड्री पे रहेगा। तो बाउंड्री पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, लेकिन नीचे अल्फा आयरन में 2 है, गामा आयरन में भी 2 है, और ये ऊपर भी यही है। तो आप देखिए, और यहां अगर आप देखें इस पॉइंट पे, यहां पर 3 फेज है, यहां पर गामा है, यहां एप्सिलॉन है, यह अल्फा है, और यहां पर तीनों है, गामा भी है, अल्फा भी है, एप्सिलॉन भी है। यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, यहां पर कंपोनेंट 1 पे 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया फ्रीडम हो गया। इसका क्या मतलब है, यहां कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ना तो आप इस प्रेशर को बदल सकते हो, ना तो आप इस टेम्परेचर को बदल सकते, कोई नहीं बदल सकते। टेम्परेचर को बदल दो तो एक फेज गायब हो जाएगा, या 2 फेज गायब हो जाएंगे। प्रेशर को बदल दो तो भी एक फेज गायब हो जाएगा, या दोनों फेज गायब हो जाएंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है इस पॉइंट को, इसलिए हम लोग टॉर्सियरी पॉइंट कहते हैं, जो आप वाटर, वेपर और गैस में करते हैं। दिस इज ए सिंगल कंपोनेंट फेज डायग्राम, इसलिए इसका नाम है यूनारी फेज डायग्राम। यूनारी इंटरव्यू में कभी कहते हैं यूनारी फेज डायग्राम, आपको पता है क्या? तो आपको ये एग्जाम्पल ड्रॉ करना बोले तो ये आयरन का ड्रॉ कर सकते। यूनी मतलब एक, यूनरी मतलब एक वेरिएबल, एक कंपोनेंट का, तो दिस इज नोन एज द यूनरी फेज डायग्राम। फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे बाइनरी फेज डायग्राम, फिर आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, फिर टीटीटी का, फिर जो आप लोगों के बड़ा इंटरेस्ट रहता है हीट ट्रीटमेंट जाएंगे। इनकी ज्ञान जरूरत है हीट ट्रीटमेंट को समझने के। आज यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।